अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। सभी प्यारे व्यूअर्स का वेलकम है वोकैबुलरी कैप्सूल नंबर 4 में। मेरा नाम है अमन बहल और ये सेशन अपने आप में बहुत स्पेशल है। अब मैं आपको समझा देता हूँ स्पेशल क्यों है। आप पेपर्स उठाओ पुराने प्रीवियस ईयर्स के, एसएससी के या बैंक्स के 16-17 तक के सारे पेपर्स में वोकैब आपको मिलेगी डायरेक्ट। इस वर्ड का मीनिंग बताओ, एंटोनिम बताओ, सिनोनिम बताओ, इडियम बताओ, वन वर्ड बताओ, फ्रेज बताओ, है ना, डायरेक्ट। 16-17 के बाद से अचानक से इन्होंने अपना रुख बदल दिया है। अब क्वेश्चंस मिलते हैं टेढ़े। एक फिलर देगा, उसके 4 ऑप्शंस होंगे, 4 में से 3 एक दूसरे के सिनोनिम होंगे। आपको उन सिनोनिम्स के बीच का डिफरेंस बताना है और वही जो डिफरेंस होगा वही डिसाइड करेगा फिलर का आंसर क्या होने वाला है। एक ही वर्ड को 2 सेंटेंसेस में यूज़ करवा के देखेगा क्योंकि उस वर्ड के 2 अलग अलग मीनिंग्स हैं। इन डेप्थ स्टडी आपकी वोकैब मांगती है आज की डेट में, अगर आप इस तरह के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, और इसीलिए इस सेशन को मैं लाया हूँ। क्वेश्चंस थोड़े से एडवांस्ड हैं लेकिन परेशान नहीं होना है, डिस्करेज बिल्कुल नहीं होना है, सीखना है आपको, ठीक है। शुरू में इजी क्वेश्चंस, आगे बढ़ोगे एडवांस्ड आपको मिलेंगे। 26 क्वेश्चंस कर चुके हैं पिछले 3 कैप्सूल में, आज 27 नंबर से शुरू करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑन द रोप्स ईडियम का क्या मीनिंग है? ऑन द रोप्स ईडियम का क्या मीनिंग है? चलो आराम से आप ब्रेक लो, यहाँ पे 10 सेकंड का 15 सेकंड का करवा चुका हूँ मैं आपको एडिटोरियल्स के दौरान, बहुत ईजी है। देखो ऑन द रोप्स का मीनिंग क्या होता है। ये रोप्स हैं एक रिंग की, बॉक्सिंग का रिंग है। 2 खिलाड़ी हैं, एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं। अब पहले वाला दूसरे वाले को, दूसरे वाला पहले वाले को ठोक रहा है। अब ठोकते ठोकते ये वाला जो है ना, इस वाले को रस्सियों पे ले आया और इतना मारा कि इस दूसरे वाले ने रस्सियों का सहारा लेके लटक गया। रेफरी बीच में आ गया, फाइट को रुकवा दिया। अब ये जो दूसरा पर्सन जो रस्सियों पे पड़ा है ना, ये वो पर्सन है जो इन अ स्टेट ऑफ कोलैप्स है, हारने की कगार पे है। रिंग से, बॉक्सिंग के रिंग से आप अगर इसको कंपेयर करोगे तो ऑन द रोप्स का मतलब आपको समझ में आ जाएगा। जब बॉक्सिंग में कोई खिलाड़ी रस्सियों पे आ जाता है तो वो गिरने की कगार पे होता है, और हर वो चीज़ ऑन द रोप्स है जो इन अ स्टेट ऑफ कोलैप्स है। जैसे अगर आप बोल दो द इकोनॉमी इज़ ऑन द रोप्स, तो अर्थव्यवस्था गिरने की कगार पे है। समझ गए ना। अब देखो आपका चैलेंज ये है, सही आंसर तो डी है आपका, लेकिन ए बी और सी इनके लिए करेक्ट ईडियम बता सकते हो आप? गेन सपोर्ट के लिए कौन सी ईडियम है? एक्सेप्ट डिफीट के लिए कौन सी ईडियम है? अंडर डिस्कशन के लिए कौन सी ईडियम है? चलो देखिए, गेन सपोर्ट के लिए हमारे पास एक ईडियम है, करेक्ट ईडियम, टू गेन ट्रैक्शन। इसको बहुत डिटेल में आपको करवा चुका हूं एडिटोरियल्स में, खाली रिपीट करवा रहा हूं। गेन ट्रैक्शन को गेन सपोर्ट करना भी बोलते हैं। फिर टू एक्सेप्ट डिफीट के लिए हमारे पास ईडियम है टू थ्रो इन द टॉवल। थ्रो इन द टॉवल का मतलब होता है हार मान लेना, एक्सेप्ट करना डिफीट को। अगर टॉवल को यहाँ पे ग्लव से बदल दें, ग्लव को गॉन्टलेट भी बोलते हैं, गॉन्टलेट। अगर टू थ्रो इन द ग्लव या टू थ्रो इन द गॉन्टलेट, इसका मतलब होता है चैलेंज करना, किसी को चुनौती देना। तो ये दोनों एक दूसरे की उल्टी हैं। टॉवल और ग्लव जो है एक दूसरे के उल्टे ईडियम बनाते हैं। अंडर डिस्कशन के लिए करेक्ट ईडियम हमारे पास टू बी ऑन द कार्ड्स या टेबल। समथिंग इज ऑन कार्ड्स या समथिंग इज ऑन टेबल, इसका मतलब है डिस्कशन के नीचे है, उस पर बातचीत जारी है ना। इस तरह से इन तीनों पे भी ईडियम एक एक बनती है। आपकी रिवीजन करवा रहा हूँ मैं। आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा टेम्पो ऊपर लाऊंगा, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। आपको 2 सेंटेंस दिए हैं इसने, आपसे बोल रहा है कि दोनों सेंटेंस में जो यहाँ पे अंडरलाइन पोर्शन है उसको किस वर्ड से चेंज करें हम, एक ही वर्ड से, है ना। जैसे टाइफून हो तो यहाँ भी आ जाए और यहाँ भी आ जाए। कैसे चेंज करें किस वर्ड से कि दोनों का मीनिंग ना बदले और वो वर्ड दोनों जगह सेट बैठ जाए। 10-20 सेकंड लो यहाँ पे, आराम से वीडियो को पॉज करो। अच्छा क्वेश्चन है, कोशिश करोगे तो हो जाएगा। चलो, मैनी टूरिस्ट आर ट्रैप्ड इन अ स्नो स्लाइड। स्नो स्लाइड का मतलब क्या होता है? बर्फीला तूफान। स्नो तो जानते हैं ना, बर्फीला तूफान को कहलाता है स्नो स्लाइड। बहुत सारे पर्यटक यात्री जो हैं ट्रैप्ड हैं, फंसे हुए हैं एक बर्फीले तूफान में। अब दूसरा देखो, मोस्ट स्कूल्स रिसीव अ प्लेथरा ऑफ एप्लीकेशंस फॉर एडमिशंस एट द स्टार्ट ऑफ अ न्यू सेशन। ज़्यादातर जो स्कूल्स हैं वो रिसीव करते हैं बहुत सारी, ढेर सारी एप्लीकेशंस को, प्लेथरा ऑफ एप्लीकेशन को। प्लेथरा मतलब होता है इन अबंडेंस, कोई चीज़ बहुत बड़ी मात्रा में होती है तो कहलाती है प्लेथरा। तो बड़ी मात्रा में उनको एप्लीकेशंस मिलती हैं एडमिशन के लिए नए सेशन की शुरुआत में। दोनों सेंटेंसेस का आपस में कोई भी कनेक्शन नहीं है, लेकिन एक वर्ड यहाँ सेट बैठेगा। देखो कौन सा वर्ड है? एवलाश। मैं आपको दिखा देता हूँ इस वर्ड को डिटेल में।
एवलांच का मतलब होता है एक बर्फीला तूफान, अ ह्यूज स्नो स्लाइड, या फिर सडन अपीयरेंस ऑफ समथिंग लार्ज इन नंबर्स, किसी भी चीज़ का बहुत बड़ी मात्रा में सबके सामने आना। जैसे आपके सामने अचानक से इमोशंस आ गए, आप इमोशनल हो गए, यू आर डीलिंग विद एन एवलांच ऑफ इमोशंस, ठीक है ना। और अगर आप बर्फीला तूफान देख रहे हो, उसको भी एवलांच बोलते हैं क्योंकि उसमें बहुत सारी बर्फ होती है बहुत बड़ी मात्रा में, है ना। तो इस तरह की चीज़ों को अपने एवलांच बोलते हैं। अब ये एक वर्ड दोनों काम करता है। आप यहाँ पे स्नो स्लाइड की जगह भी एवलांच को रख सकते थे, इसको रख सकते थे, और प्लेथरा ऑफ एप्लीकेशन की जगह आप लिख सकते थे एन एवलांच, ए की जगह एन एवलांच ऑफ एप्लीकेशंस फॉर एडमिशंस एट द स्टार्ट। तो इस तरह से आपको वर्ड्स के अंदर घुसना है, एक से ज़्यादा मीनिंग रखते हैं वर्ड्स। सी आपका आंसर है। थोड़ा से और अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनाएंगे, आगे बढ़ते हैं। अ हेल फायर, अ हेल फायर एक वन वर्ड आपसे पूछा गया है। अ हेल फायर, नर्क की आग को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इन्फर्नो बोलेंगे, बोनमी बोलेंगे, कॉन्फ्लैग्रेशन बोलेंगे, पार्ले बोलेंगे, या फिर ए और बी दोनों आपके आंसर हैं, या फिर सभी के सभी आपके आंसर्स हैं। चलो अब एक एक करके वर्ड्स को ब्रेक करेंगे। ये वर्ड्स हम सब जानते हैं। पार्ले बताया हो ना आपको, किससे? पार्ले जी से। पार्ले जी कब खाते हैं बिस्किट? जब अपने चाय पीते हैं, और चाय पे क्या होती है? चर्चा। ये पार्ले वर्ड पार्ले जी बिस्किट वाला ही वर्ड है। इस पार्ले का मतलब होता है डिस्कशन या चर्चा या बातचीत, और ख़ास करके किसी मुद्दे को सुलझाने के लिए, किसी लड़ाई को झगड़े को जो है ख़त्म करने के लिए। जैसे दो गुटों में लड़ाई हो गई ना आपस में, तो बातचीत जो उनकी चल रही है, शांति वार्ता, उसको पार्ले बोलेंगे। समझ गए? तो शांति वार्ता का नरक की अग्नि से कोई कनेक्शन नहीं है। डी तो आपका आंसर बिल्कुल भी नहीं है। डी भी नहीं है तो मेरे भाई ई भी नहीं है। अब आगे बढ़ो। बोनमी, इसको बोन हमी बोलते हैं कई लोग। होमी का मतलब होता है फ्रेंड, ठीक है। होमी, होमी, ही इज़ माई होमी, मतलब जो मेरे घर में रहता है, जो मेरे आसपास रहता है, मेरा होमी है। और बोन का मतलब होता है अच्छा। ये एक फ्रेंच वर्ड है बोन। आपने सुना होगा बोन एपेटाइट, बोन एपेटाइट लिखा होगा जब आप जोमेटो से ऑर्डर मंगाओगे खाने का, उसका मतलब होता है अच्छे से खाओ, ऐसा समझ लो, है ना। फ्रेंच वर्ड है बोन। बोन फायर आपने सुना होगा। बोन फायर मतलब अच्छी फायर, कैंप फायर, जिसको लगा करके आप डांस वांस करते हो, बोन फायर, बोन फायर, ठीक है। अब बोनमी का मतलब क्या है? खुश मिजाजी। अच्छा आपका दोस्त होगा जो होमी होगा, उसके साथ में अच्छे रिश्ते होंगे, बोनमी वही कहलाएगी। आपकी खुश मिजाजी किसी के साथ अच्छा रिश्ता कहलाता है बोनमी, ठीक है। इसका भी नरक की अग्नि से कोई कनेक्शन नहीं है। अब दो वर्ड बचे। इन्फर्नो, इन्फर्नो का मतलब होता है नरक की आग, हेल, हेल फायर, सीधा सीधा इसका मीनिंग है। और दूसरा वर्ड है कॉन्फ्लैग्रेशन। कॉन्फ्लैग्रेशन होती है एक ऐसी आग जो आउट ऑफ कंट्रोल हो। और ये सिर्फ इन्फर्नो की तरह ना, सिर्फ आग से रिलेटेड नहीं है कॉन्फ्लैग्रेशन, ये एक ऐसे विवाद से, ऐसी घटना से भी रिलेटेड है जो आपके हाथ में बची नहीं है। आप ऐसा भी बोल सकते हो कि कॉन्फ्लैग्रेशन में जो जंगल में हुई थी, आउट ऑफ कंट्रोल जो आग जंगल में लगी थी, उसमें 1000 जानवर मारे गए। और आप ऐसा भी बोल सकते हो जो बॉर्डर पे कॉन्फ्लैग्रेशन चल रहा है इंडिया चाइना के बीच में, उसमें 45 सैनिक मारे गए। समझ गए ना। आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन के लिए कॉन्फ्लैग्रेशन को यूज़ करें, चाहे तो वो आग हो, चाहे कोई सिचुएशन हो। करेक्ट आंसर आपका बनना चाहिए वैसे तो प्योरली तो इन्फर्नो है, लेकिन ए और बी मैं दोनों को यहाँ पे रखूंगा, दोनों इसके हेल फायर के सिनोनिम है। समझ गए ना। इस वर्ड पे खास ध्यान देना, सिर्फ आग से कनेक्ट मत कर लेना, खराब सिचुएशन से, आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन भी कॉन्फ्लैग्रेशन कहलाती है। बढ़ेंगे आगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। हार्क बैक का फ्रेजल वर्ब का क्या मीनिंग होता है? इस क्वेश्चन को जितने लोग आंसर करें ना, आप समझ लेना आपका वोकैब का जो है ना, एकदम ढर्रे पे आपकी वोकैब। इस क्वेश्चन को 90% लोग तो आंसर कर ही नहीं सकते ठीक से, और जो 10% करेंगे, समझ लेना बहुत अच्छे से आप जो है सही तरीके से तैयारी कर रहे हो। चलो अभी हार्क बैक के मीनिंग देख लेते हैं। ये मैंने आपको ट्यूटोरियल में कराई थी, हार्क बैक टू समथिंग। इसके दो मीनिंग होते हैं। पहला तो याद करना किसी चीज़ को, और दूसरा किसी चीज़ को याद दिलाना, याद ताज़ा करना। याद करने के लिए भी हार्क बैक, और किसी को कुछ याद करवाने के लिए भी हार्क बैक। जैसे कुछ बूढ़े लोग जो हैं, सम ओल्ड पीपल, हमेशा हार्क बैक टू करते हैं। अब देखो टू लगेगा इसके आगे, जिस चीज़ को भी आप याद कर रहे हो, याद कर रहे हो, याद ताज़ा करवा रहे हो, टू लगा के बताओगे। कुछ बूढ़े लोग जो हैं हमेशा याद करते हैं, रिमेंबर करते हैं कैसे चीज़ें 30 साल पहले हुआ करती थी, है ना। हमारे ज़माने में तो ऐसा होता था, हमारे ज़माने में तो ऐसा होता था। तो वो हार्क बैक टू करते हैं, 30 साल पुराने वक्त पे उसको रिमेंबर करते हैं। और वैसे ही दिस न्यू स्टाइल हार्क्स बैक टू द फैशन ऑफ 60s। ये जो नया स्टाइल है हमारी याद ताज़ा करवाता है 1960 के फैशन की। तो याद ताज़ा करना और करवाना दोनों के लिए हार्क बैक नाम के वर्ड को यूज़ करना। अगर आप आंसर देखोगे ना तो कोई भी आपका आंसर नहीं है, एक्चुअल में आंसर है ए एंड बी बोथ। इसीलिए बोल रहा था मैं 10% लोग इसको कर पाएंगे, है ना।
अगर मैं यहाँ पे ए एंड बी दोनों लिखता तो आप लिख देते आंसर आपका वही है, लेकिन सही आंसर आपका है ए और बी दोनों ही सिचुएशन में हार्क बैक नाम की फ्रेजल वर्ब यूज होती है। बढ़े आगे। अच्छा, रिमाइंड और रिमेंबर में किसी को दिक्कत तो नहीं है ना? रिमेंबर का मतलब है याद करना। आप किसी का नाम भूल गए और आप याद कर रहे हो। और रिमाइंड का मतलब है किसी को याद करवाना। आपने किसी को बोला यार तेरी ट्रेन जाने का वक्त हो गया, चल फटाफट स्टेशन पे पहुंच। रिमाइंड करवाया उसको उसकी ट्रेन का वक्त, है ना, याद करवाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक सेंटेंस आपके सामने है, इसको इम्प्रूव करना है। अगर ये फ्रेज आपको इस सेंटेंस में गलत लगे तो आपको इन चारों में से करेक्ट फ्रेज को यहाँ पे रखना है, और अगर ये फ्रेज आपको सही लगता है तो आप समझ लो नो इम्प्रूवमेंट आपका आंसर है। ठीक है, पांचवा मान लो ई, नो इम्प्रूवमेंट। पढ़ लो आराम से और देखो चारों में से कौन सा वाला आप यहाँ पे रख सकते हो। चलो इन चारों पांचों के मीनिंग बताता हूँ मैं आपको, फिर आपको मैं सस्पेंस दिखाऊंगा इस क्वेश्चन में कैसा बनता है। पहले सेंटेंस सुनो। ही लेफ्ट वट एवर लिटल फर्नीचर ही ऑन्ड टू हिज लैंडलॉर्ड ऑल द मोर रेंट। उसने छोड़ दिया जो भी ना के बराबर या थोड़ा सा फर्नीचर उसके पास था अपने लैंडलॉर्ड के नाम। लीव समवन टू समथिंग का मतलब यही होता है। लीव समथिंग टू समवन का मतलब होता है किसी के लिए किसी चीज़ को छोड़ देना। तो उसने फर्नीचर को छोड़ दिया अपने लैंडलॉर्ड मकान मालिक के नाम रेंट की वजह से या रेंट की जगह पे, जो भी कहना चाह रहे हैं। अब देखो ऑल द मोर, इसका मतलब होता है इंग्लिश में इवन मोर। इवन मतलब यहाँ तक कि, मोर मतलब ज़्यादा। इवन मोर का मतलब है यहाँ तक कि और भी ज़्यादा। अब देखो यहाँ तक कि और भी ज़्यादा, इवन मोर या ऑल द मोर, ये बिल्कुल भी सेट नहीं बैठेगा। समझ लो मेरी बात को। उसने फर्नीचर छोड़ दिया अपने मालिक के लिए और भी ज़्यादा रेंट। अरे फर्नीचर छोड़ा या रेंट छोड़ा, नहीं समझ में आ रहा ना? तो ये ऑल द मोर तो गलत है। अब बाकी के चारों देख लेते हैं इनके क्या मीनिंग है। इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है बजाय। इंस्टेड ऑफ टी आई वुड टेक अ कॉफ़ी। चाय की जगह मैं कॉफ़ी लूँगा, चाय की बजाय मैं कॉफ़ी लूँगा। इंस्टेड ऑफ आप जानते हैं। फॉर वॉन्ट ऑफ, इसका मतलब होता है नहीं होने की वजह से। नहीं होने की वजह से। बहुत सारे बच्चे शिक्षा नहीं होने की वजह से गरीब हैं, या बहुत सारे लोग शिक्षित नहीं होने की वजह से, एजुकेशन नहीं होने की वजह से गरीब हैं। मैनी पीपल आर पुअर फॉर वांट ऑफ, नहीं होने की वजह से, फॉर वांट ऑफ एजुकेशन। इन ल्यू का मतलब होता है की जगह या के बदले, ये इंस्टेड ऑफ का एक सिनोनिम है। इन ल्यू ऑफ का मतलब होता है की जगह या की बदले, ये इंस्टेड ऑफ का एक सिनोनिम है। आई वुड टेक टी इन ल्यू ऑफ कॉफ़ी। और अलॉन्ग विद का मतलब होता है साथ ही साथ। साथ ही साथ, समझ गए ना? हिंदी में बता रहा हूँ। आप अगर ध्यान से देखोगे ना तो चारों सेट बैठ जाएंगे इस सेंटेंस में। अब ध्यान से देखो कैसे। ही लेफ्ट वट एवर लिटल फर्नीचर ही ऑन टू हिज लैंडलॉर्ड इन ल्यू ऑफ रेंट। उसने जो भी थोड़ा बहुत फर्नीचर था अपने लैंडलॉर्ड के नाम रख दिया, छोड़ दिया उसके लिए, बजाय रेंट के, इन प्लेस ऑफ रेंट। इन ल्यू ऑफ का मतलब क्या है? इसकी जगह पे वो, है ना, एज अ ऑल्टरनेटिव। तो रेंट नहीं दे पाया, रेंट की जगह अपना फर्नीचर छोड़ के चला गया लैंडलॉर्ड के पास। अगला देखो, फॉर वांट ऑफ, इसका मतलब है बिकॉज ऑफ नॉट हैविंग। उसने अपने मकान मालिक के लिए फर्नीचर छोड़ दिया क्योंकि उसके पास रेंट नहीं था, फॉर वांट ऑफ रेंट। समझ गए ना? रेंट नहीं होने की वजह से वो फर्नीचर छोड़ गया, और यहाँ हमने लिखा है रेंट की जगह पे वो फर्नीचर को छोड़ गया। अब इंस्टेड ऑफ तो जो है इन ल्यू ऑफ का सिनोनिम है, ये तो आ ही सकता है। थर्ड वाला भी बैठ गया। अब देखो चौथा, उसने लेफ्ट कर दिया जो भी थोड़ा बहुत फर्नीचर था अपने मालिक के नाम, साथ ही साथ रेंट के। तो रेंट तो दिया ही दिया उसने जाते हुए, मतलब बदल गया यहाँ पे। रेंट तो दिया ही दिया, साथ में फर्नीचर भी दे गया थोड़ा बहुत कि यार मैं कहाँ ले जाऊँगा, तुम ही रख लो। समझ गए ना? तो मीनिंग थोड़ा सा बदल गया। यहाँ पे उसके पास रेंट था नहीं, यहाँ पे वो रेंट की जगह पे फर्नीचर दे गया। हो सकता है उसके पास रेंट होता भी, और यहाँ पे भी वही हुआ है, इन ल्यू ऑफ का सिनोनिम है इंस्टेड ऑफ, और यहाँ पे वो रेंट के साथ में फर्नीचर दे गया, मीनिंग बदल गया, सेंटेंस बिल्कुल सही बनता है। अब लास्ट देख लो। सेवरल पब्लिशर्स रिजेक्टेड हर बुक बट दैट जस्ट मेड हर ऑल द मोर डिटरमिन्ड। बहुत सारे पब्लिशर्स ने उसकी बुक को रिजेक्ट कर दिया, लेकिन इस चीज़ ने महज उसे बनाया और ज़्यादा डिटरमिन्ड, और ज़्यादा जो है पक्के इरादे वाला। इवन मोर, ऑल द मोर या इवन मोर, और भी ज़्यादा, यहाँ तक कि और भी ज़्यादा। तो ऐसे आप इवन मोर को यूज़ करते हैं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आयरोनिकली चारों ही हैं, ए बी सी डी। एक्चुअल में आंसर होना चाहिए इसका ऑल ऑफ अबव। सब यहाँ पे सेट बैठेंगे, बस वहाँ पे मीनिंग बदल जाएगा, सेंटेंस का करेक्शन बिल्कुल, सेंटेंस जो है वैसा का वैसा रहेगा। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपके पास दो फिलर्स हैं, करेक्ट वाले को आपको चूज़ करना है। जैसे फर्स्ट वाले में ये रखोगे, फर्स्ट वाले में ये, तो सेकंड वाले में एक्सप्रेस को रखना पड़ेगा। कोशिश करो पहले आप, फिर मैं आपको करवाता हूँ। बहुत ही कूल कॉन्सेप्ट है दो फ्रेजल वर्ब्स का। चलो थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है,
पहले फ्रेजल वर्ब्स मैं आपको समझा देता हूँ वे से बनने वाली, फिर आप समझ पाओगे। देखिए 3 फ्रेजल वर्ब बनती है वे से अच्छी अच्छी। पहली है वे ऑन, दूसरी है वे डाउन और तीसरा है वे इन। ध्यान से समझना मीनिंग के साथ, बड़े आसानी से कहानी के साथ समझ में आ जाएगा। वे का मतलब होता है वजन डालना, वजन को नापना या वजन डालना। ऑन या डाउन आप जानते हो, किसी चीज़ के ऊपर ऑन, डाउन मतलब नीचे की तरफ। वे इन का मतलब होता है अंदर, ठीक है। अब इसको कैसे यूज़ करें? अगर आप किसी चीज़ के ऊपर वजन डाल रहे हो, वे ऑन कर रहे हो, या फिर किसी चीज़ को वे डाउन कर रहे हो, नीचे की तरफ खींच रहे हो, या तो ऊपर से वजन डालोगे, दबाव डालोगे, या नीचे की तरफ खींचोगे, किसी चीज़ के ऊपर बर्डन करोगे। बर्डन करने को कहते हैं वे डाउन करना या वे ऑन करना। कोई चीज़ आपको परेशान करे, बर्डन डाले, कोई भी चीज़ आपके ऊपर बोझ बने, वो आपको वे ऑन या वे डाउन करती है, क्योंकि वो वजन डाल रही है या तो ऊपर से, या फिर वजन डाल के आपको वे डाउन कर रही है, नीचे गिराने का काम कर रही है। अब वे इन क्या होता है? वे इन का क्या मतलब है? मान लो एक छोटा सा एक सेरेमनी है जहाँ पे सबको खाना लाने के लिए बोला गया है। ऐसी एक सेरेमनी होती है, अमेरिका में होती है, इसको बोलते हैं पोटलक। इसका ओरिजिन बता रहा हूँ, वे इन कहाँ से बना है। पोटलक डिनर, इसमें क्या होता है, सबको बोला जाता है अपने अपने घर से खाना लाओ, और खाना लाओगे यहाँ पे इकट्ठा करेंगे इस खाने को, और फिर हम जो है मिल के खाएंगे। सबकी एक पार्टी भी हो जाएगी और किसी पे कोई खर्चा भी नहीं आएगा। समझ गए ना? अब यहाँ पे जो सबका खाना लाया जाता है ना, तो सबके खाने को वे किया जाता है, मतलब सबका खाना जो है बराबर उसका होना चाहिए। मान लो पोटलक डिनर में 1 लाख लोग आने वाले हैं, है ना, 1 लाख लोग हैं या 1000 लोग हैं, तो सबके खाने का वेट करते हैं। वो वेट करने का मतलब क्या है? सबके कंट्रीब्यूशन को काउंट करते हैं। अच्छा, सबका 100 ग्राम, तुम्हारा 100 ग्राम आया, तुम्हारा 200 ग्राम आया, तुम्हारा 50 ग्राम आया, तो आपने अपना वे इन करके कंट्रीब्यूशन दिया है। तो वे इन का मतलब ही होता है किसी चीज़ में कंट्रीब्यूट करना, एक एक्टिविटी में, डिस्कशन में, है ना। अब यहीं से आप जो है अपने सेंटेंस बनाने की कोशिश करो। अब देखो इन सेंटेंसेज में देखते हैं इन फ्रेजल वर्ब्स को लगा करके। द रन अवे इन्फ्लेशन वॉज डैश द इकॉनमी। जो रन अवे इन्फ्लेशन था, रन अवे का मतलब क्या है? जो रन अवे कर रहा है, जो दूर भाग रहा है, जो आउट ऑफ कंट्रोल है। समझ गए ना? जो रन अवे कर रहा है, आपके हाथ में नहीं आ रहा। आउट ऑफ कंट्रोल इन्फ्लेशन जो है अर्थव्यवस्था को क्या कर रहा था? वेट डाउन करेगा या बर्डन करेगा, अर्थव्यवस्था पे बोझ डाल रहा था। वे नहीं कर सकता, वो कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता, वो वजन डालेगा। वजन डालने का मतलब है बोझ बनेगा। तो बर्डनिंग या वेइंग डाउन आपका आंसर है सी या डी में से एक। अब अगले वाले में देखेंगे कौन सा सेट बैठेगा। सेवरल एक्सपर्ट्स वर इन्वाइटेड इन द कॉन्फ्रेंस टू वे इन या वे ऑन देयर ओपिनियंस ऑन द इकोनॉमिक क्राइसिस। बहुत सारे एक्सपर्ट्स को इन्वाइट किया गया था कॉन्फ्रेंस में, ताकि वो वे ऑन करें या वे इन करें अपनी ओपिनियंस को इकोनॉमिक क्राइसिस के ऊपर। देखो, अपनी ओपिनियन को कंट्रीब्यूट करेंगे, वो बताएंगे कि हमारी ये ओपिनियन है, हमारी ये ओपिनियन है। सब एक्सपर्ट्स जो आएंगे उनको बुलाया गया कि कंट्रीब्यूशन दो। आप कंट्रीब्यूशन देने के लिए यहाँ पे बोझ नहीं डालना, ऑन या डाउन नहीं करना, आपको यहाँ पे वे इन करवाना है। सी आपका आंसर है। मेरे ख्याल से अब डिटेल में समझ गए हो गए, है ना। यहाँ पे बर्डनिंग सही होगा, वे डाउन भी ठीक होता, वे ऑन भी ठीक होता, पर बर्डनिंग है और यहाँ पे वे इन आएगा। इस तरह से आपका आंसर बनेगा। बढ़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो, अब ये भूलना मत कभी भी, ये तीनों फ्रेजल वर्ब कहीं भी मिल जाएं, इस कहानी से याद रखना, वे इन वे डाउन, है ना, क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आपको मैच द कॉलम करवा रहा हूँ मैं। ए और बी में से अगर कोई मैच करते हो तो मुझे बताओ। सिनोनिम लगे, एंटोनिम लगे, आपको रिलेशन में लगते हो ए और बी में से, तो उनको आपको मैच करवाना है। इससे क्या होगा, आपके 8 वर्ड्स यहीं के यहीं बन जाएंगे। आप अच्छे से रिवाइज भी कर लोगे। अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, मर्क्यूरियल, ये बना है मरकरी से। मरकरी एक ऐसा तत्व है, एक ऐसा एलिमेंट है जो अपने रूम टेम्परेचर पे लिक्विड रहता है, गाढ़ा लिक्विड पारा, और बाद में अगर इसको आप थोड़ा सा करोगे तो जम जाएगा, धातु बन जाएगा, ये एक मेटल बन जाएगा। मरकरी बहुत ही चेंजेबल होता है, चेंजेबल होता है। इसको क्विक सिल्वर भी बोलते हैं। क्विक सिल्वर, क्विक क्यों बोलते हैं? क्विक मतलब फास्ट में, और सिल्वर मतलब चांदी। चांदी के जैसा दिखता है देखने में, और बहुत फास्ट रिएक्ट करता है, बहुत ही चेंजेबल होता है। तो मर्क्यूरियल और क्विक सिल्वर ये 2 वर्ड्स हैं इंग्लिश में। ये चेंजेबल चीज़ को बताते हैं जो स्थायी ना हो, बहुत जल्दी बदलती हो, उसको कहते हैं मर्क्यूरियल। और इन्हीं का एक सिनोनिम है कैप्रिशियस, ठीक है ना। ससेप्टिबल टू चेंज, आज पल में तोशा पल में माशा, वो समझते हो ना, वो वाली कहानी है कैप्रिशियस। इनका एक और वर्ड होता है इनके लिए, एक सिनोनिम फिकल। फिकल हार्टेड पर्सन वो है जिसका दिल कहीं पे टिकता नहीं है, आज ये करना है, कल वहाँ घूमना है ना। फिकल, कैप्रिशियस, मर्क्यूरियल, क्विक सिल्वर सब एक दूसरे के सिनोनिम है। ए और 1 आपस में मैच कर गए। अब दूसरा देखो, पल्पेबल। पल्पेबल का मतलब है जिसको पल्प कर पाओ, जिसको महसूस कर पाओ। पल्प करने का मतलब होता है टच करना,
ठीक है। जिसको हाथ लगा के महसूस कर पाओ वो कहलाता है पैल्पेबल। हाथ लगाना जरूरी नहीं है, हालांकि हाथ लगाने से बनाए वर्ड, पर आप टच कर सको या महसूस कर सको, पैल्पेबल। पैल्पेबल का सिनोनिम है डिसर्नेबल। बहुत ही सिंपल वर्ड्स हैं, पैल्पेबल, डिसर्नेबल, तो आपने बहुत बार देखे होंगे। अगला वर्ड देखो एनवेबल। हर वो चीज़ जिससे आपको एनवे हो। एनवे का मतलब होता है किसी चीज़ को पाने की इच्छा करना। आपके पड़ोसी के पास ऑडी है, आपके पास जो है ऑल्टो है, तो आप उसकी ऑडी देख करके एनवे करोगे। ह्यूमन नेचर है ना। एनवे का मतलब क्या है, उस पड़ोसी से दुश्मनी नहीं है, उसकी कार को देख के जलन होती है। तो ऐसी जलन जो किसी चीज़ को पाने के लिए की जाए वो एनवेबल होती है, एनवे होती है। अब उस एनवे से ही वर्ड बना एनवेबल। एनवेबल का मतलब है जलन के लायक। बहुत ही अच्छी चीज़ होगी वो जलन के लायक होगी, अच्छी चीज़ एनवेबल होती है, इसीलिए उसको डिजायरस भी बोलते हैं। समझ गए ना। उसके पास एक बहुत ही अच्छी कार है, एनवेबल कार है, डिजायरस कार है, सब लोग इस कार को चाहते हैं। एनवेबल का सिनोनिम हो गया डिजायरेबल। लास्ट में बचा स्पीशियस। इसका स्पीशियस का मतलब होता है जो सस्पिशन वाला हो। ये सस्पिशन से बना हुआ वर्ड है। सस्पिशन का मतलब होता है शक या शुबा। सस्पिशियस और सस्पिशन, इन्हीं से वर्ड बनता है स्पूरियस। देखो ये करवा चुका हूँ मैं एडिटोरियल में, वर्ड बहुत बार कर चुके हैं, इसीलिए इनको मैं लिख रहा हूँ। एडवांस्ड है थोड़े, लेकिन रिवीजन करवा रहा हूँ आपका। स्पीशियस हो, मिसलीडिंग हो, फॉल्स हो, स्पूरियस हो, अनओरिजिनल हो, ये सब एक दूसरे के सिनोनिम है। झूठे को बोलते हैं स्पूरियस, स्पीशियस, मिसलीडिंग या फॉल्स। ठीक है ना, नेगेटिव वर्ड्स हैं। तो ये इसके साथ मैच, एनवेबल डिजायरस के साथ में, पैल्पेबल हो गया 3rd नंबर के साथ में, डिसर्नेबल के साथ में, और मर्क्यूल हो गया 1 नंबर कैप्रिशियस के साथ में। 8 वर्ड्स हो गए। बढ़े आगे। चलो 2 क्वेश्चंस आपके सामने, 3 सेंटेंस आपके सामने। बहुत ही एडवांस वर्ड है ये, सिंपल नहीं है। आपको मैं 2 वर्ड बताता है ये आपका एग्जामिनर, इम्पाउंड और सर्कमस्क्राइब। कह रहा है ये दोनों वर्ड एक दूसरे के सिनोनिम है, लेकिन इन दोनों के बीच में फ़र्क भी है। आपको चूज़ करना है ये दोनों सिनोनिम में से कौन सा वर्ड कहाँ पे यूज़ होगा। इम्पाउंड और सर्कमस्क्राइब 2 वर्ड्स हैं, एक दूसरे के सिनोनिम भी है, लेकिन हमेशा नहीं है। आपको सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट देखना है और फिर देखना है कौन सा वर्ड आप कहाँ पे यूज़ करोगे। चलो मैं दोनों का मीनिंग बता देता हूँ आपको। दोनों का मीनिंग होता है लिमिट करना, किसी चीज़ को सीमाओं में बांधना। ठीक है, किसी चीज़ को सीमाओं में बांधना। चलो करवा दूँ अब। देखो दोनों का मतलब है सीमाओं में बांधना, लेकिन इनके बीच में एक बेसिक सा डिफरेंस है। इम्पाउंड का मतलब होता है अपनी सीमाओं में बांधना। किसकी? किसी चीज़ को पकड़ लेना अपने कब्जे में। अब उसको आपने अपने कब्जे में, अपनी पॉकेट में, अपने घर में रख लिया, उसको सीमाओं में बांध दिया। अब आपके पास से वो नहीं जा सकती। अगर आप गाड़ी चला रहे हो और आपके पास लाइसेंस नहीं है तो ट्रैफिक पुलिस वाला आपके व्हीकल को इम्पाउंड कर लेगा। अक्सर पुलिस वाले, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी जो है, गलत चीज़ पाई जाती है तो उसको इम्पाउंड कर लेते हैं। जैसे इस अपराधी के पास से 2 किलो हेरोइन जो है पाई गई, तो उसको पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। तो जब्त करने को क्या बोलते हैं आप? इम्पाउंड करना, जब्त करना। इसके लिए हमारे पास वर्ड और भी है, सीज। इसके लिए एक और वर्ड भी है, कॉन्फिस्केट। ठीक है, कॉन्फिस्केट, है ना। अच्छा, दूसरा वर्ड क्या है? सर्कमस्क्राइब करना। इसका मतलब है किसी चीज़ को लिमिट्स में बांधना, दायरे में बांधना। भाई इससे बाहर तुम नहीं जाओगे। हालांकि ये भी सीमाओं में बांधना है, लेकिन वैसे इन जनरल किसी चीज़ को सीमाओं में बांधना है। जैसे आपने कहीं पे तारबंदी कर दी, उस पूरे प्लॉट को आपने सर्कमस्क्राइब कर दिया। तो ये दोनों सीमाओं में बांधने का काम करते हैं, लेकिन ये लेता है कब्जे में और ये जनरल से किसी को सीमा में बांधता है। अब इन दोनों के बीच का फ़र्क समझ गए। अब इनको सेंटेंसेस में यूज़ करेंगे। अक्सर बच्चे बोलते हैं ना, सर ये दोनों तो सिनोनिम थे, हमारा गलत कैसे हो गया क्वेश्चन। अरे बावले, इसलिए गलत हो गया, दोनों वर्ड सिनोनिम है, लेकिन दोनों का अपना अपना यूज़ है। अगर इनका एक ही मीनिंग होता तो फिर एक ही वर्ड बनाते, दूसरे की ज़रूरत बनाने की थी नहीं। अ यंग ड्राइवर हैड हिज कार इम्पाउंडेड या सर्कमस्क्राइब्ड बाय द ट्रैफिक पुलिस। यंग ड्राइवर की कार को ट्रैफिक पुलिस के द्वारा जब्त कर लिया गया। पॉजिटिव वर्ब हैव यहाँ पे यूज़ हुई है। जब्त करने के लिए सर्कमस्क्राइब्ड यूज़ नहीं होगा, आप यूज़ करेंगे इम्पाउंडेड। यहाँ पे लिखेंगे इम्पाउंडेड। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ड्यूरिंग द पैंडेमिक लॉकडाउन्स वर इम्पोज टू इम्पाउंड या सर्कमस्क्राइब पीपल टू देयर होम्स। पैंडेमिक के दौरान लॉकडाउन्स को इम्पोज किया गया था लोगों को जब्त करने के लिए नहीं, लोगों को सीमाओं में बांधने के लिए उनके घरों की। तो सर्कमस्क्राइब करने के लिए या कन्फाइन करने के लिए लोगों को घरों में लॉकडाउन्स को लगाया गया था, ना कि कब्जे में लेने के लिए, इम्पाउंड करने के लिए। समझ गए ना। तो पहले में इम्पाउंड आएगा, दूसरे में सर्कमस्क्राइब आएगा। ये पहले में आएगा इम्पाउंड। अब तीसरा देखो। चाइना हैज़ बीन मेकिंग मल्टीपल डैम्स इन तिब्बत टू
इम्पाउंड या सर्कमस्क्राइब द वाटर ऑफ सेवरल ग्लेशियर रिवर्स। चाइना बना रहा है बहुत सारे डैम्स तिब्बत में इम्पाउंड या सर्कमस्क्राइब करने के लिए पानी को कई सारी ग्लेशियर रिवर्स के। अब देखो यहाँ पे वो दोनों काम कर सकता है, या तो उन नदियों के पानी को कब्जा में ला सकता है, इम्पाउंड कर सकता है, अपने कब्जे में ले लिया, या फिर उन नदियों के पानी को सीमाओं में बांध सकता है डैम की, डैम के अंदर उसको पकड़ के रख सकता है, डैम के अंदर सर्कमस्क्राइब कर सकता है, डैम के अंदर उसको कन्फाइन कर सकता है। समझ गए ना, दोनों ही मीनिंग यहाँ पे ठीक है। फर्स्ट वाला मीनिंग का मतलब है चाइना अपनी दादागिरी कर रहा है, कब्जे में ले रहा है। सेकंड वाले का मीनिंग है चाइना डैम बना रहा है, डैम का काम ही होता है पानी को लिमिट्स में कन्फाइन करना। दोनों ही अपनी अपनी जगह पे ठीक है। समझ गए, पूरा इन डेप्थ डिटेल में करवा दिए दोनों वर्ड्स, कभी मत भूलना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इम्पाउंड वर्ड बना है पाउंड नाम के वर्ड से। पाउंड का मतलब होता है जानवरों का बाड़ा, जानवरों का बाड़ा। जानवरों के बाड़े में कभी भी जानवर जानबूझ के नहीं आता, उसको इम्पाउंड करके पकड़ करके जब्त करके आप लाते हो, है ना। इम्पाउंड से इस वर्ड को याद रखना। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का, इनमें से कौन सा वर्ड इस वर्ड से रिलेटेड नहीं है, मतलब ना एंटोनिम है ना सिनोनिम है, कुछ भी कनेक्शन उसका एवेरिशियस से नहीं है। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए रखूँगा, कमेंट सेक्शन में आंसर पेश करना। फर्स्ट वाले कमेंट से आप इसका आंसर जो है चेक कर सकते हो। साथ ही साथ पिछले 8 क्वेश्चन जो आपने आज किए हैं, आउट ऑफ 8 आपको कितने मार्क्स मिले ज़रूर से बताना। मुझे लगता नहीं है किसी के 4 या 5 से ज़्यादा होंगे, फिर भी कोशिश करेंगे, देखते हैं कितने लोगों को कितने मार्क्स मिले हैं। मुलाकात लूँगा अगली वीडियो में। एक लाइक और एक शेयर मुझे ज़रूर से चाहिए। इस कॉन्टेंट को बनाने में एफर्ट्स बहुत लगते हैं, आपको इस चीज़ का आइडिया नहीं है। 2-2 घंटे लग जाते हैं मुझे इन क्वेश्चंस को डिज़ाइन करने में, सिर्फ सोचने में कि कैसे क्वेश्चंस रखूं, है ना। तो ज़रूर से आपके लाइक्स और शेयर्स आप दोगे तो हर वीक इस क्लास को बिना किसी उसके मैं लेकर के आऊँगा इंटरप्शन के। चलिए अंटिल देन साइनिंग आउट।